हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर। और लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे वेक्टर की डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ के वेक्टर कितने अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अभी हम उसी के कंटिन्यूएशन में आगे पढ़ेंगे और आज हम पढ़ रहे हैं ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर। मतलब इसका नाम ज़ीरो वेक्टर भी है और इसका नाम नल वेक्टर भी है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है आप समझो। जैसे कोई हमसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बोले कि सर एक बात बताओ कि बॉडी रेस्ट में है, एक बॉडी इज एट रेस्ट। मैंने मान लिया ठीक है भाई बॉडी एट रेस्ट है। फिर उसने बोला कि वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर वेलोसिटी वेक्टर जीरो होगा, कारण बॉडी चल रही है कि रुकी हुई है? बॉडी रुकी हुई है। इसका मतलब ऐसे केस में वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? जीरो आएगा। ऐसे वाले वेक्टर को हम बोलते हैं नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। अच्छा, कोई हमसे दूसरा एग्जांपल लेता है कुछ ऐसे कि a body is moving with constant velocity। कैसे मूव कर रही है? a body is moving with constant velocity। आपने कहा बहुत सही बात है। फिर किसी ने बोला एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा? सोचो क्या होगा। हम अच्छे से जानते हैं अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है इसका मतलब इस पे कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन वेक्टर कितना होगा? जीरो होगा। ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे हम? नल वेक्टर बोलेंगे। बेटा समझ में आ गया? बहुत सही बात है। अगर मैं आपसे एक और पॉइंट बोलूं कि हमारी बॉडी ओरिजिन पे खड़ी है एंड इट रिमेन्स एट द सेम पॉइंट फॉर एवर, मतलब हमारी बॉडी ओरिजिन पे है और वो ओरिजिन पे ही रहती है लॉन्गर टाइम के लिए, और मैं आपसे बोलूं इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? तुम बोलोगे नल वेक्टर होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा, बॉडी इज ऑलरेडी एट दी रेस्ट। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें हम कहते हैं कि बॉडी का वेक्टर जीरो आता है। अब अगर कोई हमसे पूछे इसका सिग्निफिकेंस क्या है तो आप बोलोगे सर सिग्निफिकेंस तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो जीरो के बराबर है, ना तो इसका मैग्नीट्यूड समझ में आ रहा है ना डायरेक्शन समझ में आ रही है। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं कि नल वेक्टर को हम डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे आप मान लो कि हमारे पास एक एग्जाम्पल हो जिसको हम बोलें ए पार्ट, कि हमारे पास दो अलग अलग वेक्टर हैं। एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, और वो दोनों कैसे हैं? इक्वल है। दोनों कैसे हैं? इक्वल है। और कोई हमसे बोले कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? तुम क्या बोलोगे? दोनों इक्वल हैं, माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा? जीरो आएगा। सवाल ये कि जीरो क्या हो गया? जीरो डायरेक्शन हुई कि जीरो मैग्नीट्यूड हुआ? आप समझो, जीरो डायरेक्शन है कि जीरो मैग्नीट्यूड है, तो हम समझने की ट्राई करते हैं। सपोज करो कि ए की वैल्यू है, ए मान लेते हैं कि फोर्स वेक्टर है, मान लिया कि फोर्स वेक्टर है। तो ए वेक्टर को सपोज करो हमने बोल दिया 2 न्यूटन, और हमने कहां बोल दिया? ईस्ट की तरफ। और बी वेक्टर को भी हमने बोल दिया 2 न्यूटन ईस्ट की तरफ। बेटा ध्यान से समझना। और कोई हमसे बोलता है कि तुम बताओ ए माइनस बी क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर ये होगा 2 न्यूटन ईस्ट एंड 2 न्यूटन ईस्ट। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? 2 माइनस 2 क्या बच जाएगा? हमारे पास बच जाएगा ईस्ट। बात समझने की ट्राई करना। तो क्या आ गया? ये आ गया 0 न्यूटन ईस्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, ये ऑन नहीं लिखा, दिस नॉट ऑन, दिस इज 0 न्यूटन ईस्ट। इसका मतलब नल वेक्टर में जीरो क्या चीज है? बेटा डायरेक्शन तो कभी जीरो हो नहीं सकती ना। बेसिकली नल वेक्टर में जो जीरो है वो है मैग्नीट्यूड। सो हमारे इस पर्टिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है, लेकिन डायरेक्शन फिर भी इसके साथ में है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड जीरो होता है तो डायरेक्शन को भी डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन फिर भी आपसे कोई पूछे कि नल वेक्टर में नल क्या है, नल मतलब जीरो क्या है, तो तुम बोलोगे जीरो मैग्नीट्यूड है। क्लियर हो गया यहां तक? अच्छा, हम कुछ और केस देखते हैं। सपोज करो कोई हमसे ऐसे बोले, वी हैव ए पार्ट था, कोई हमसे बोले बी पार्ट में कोई हमसे ऐसे बोल दे कि हमारे पास कोई एक क्वांटिटी है, कोई एक कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट है म्यू और दूसरा है लेमडा, ऐसे हम मान लेते हैं। और मान लेते हैं म्यू और लेमडा की वैल्यू ऐसे है, म्यू इक्वल टू माइनस लेमडा है, म्यू इक्वल टू माइनस लेमडा है। और कोई आपसे बोले कि म्यू ए प्लस लेमडा ए क्या चीज होगा? म्यू ए प्लस लेमडा ए क्या चीज होगा? तो आंसर आएगा जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि म्यू की वैल्यू माइनस लेमडा के इक्वल है। अगर हम म्यू की जगह माइनस लेमडा रखते हैं तो ये आएगा माइनस लेमडा ए प्लस लेमडा ए इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ऐसे केसेस में भी नल वेक्टर अराइज होता है। जैसे कोई तुमसे बोले कि हमारे पास दो अलग अलग कॉन्स्टेंट्स हैं और उनकी वैल्यू कुछ ऐसी है कि एक दूसरे के इक्वल है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अगर ये 2 है तो ये -2 है,
तो अगर हम यहाँ पे लिखें 2a वेक्टर और -2a वेक्टर तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो जब भी इस तरह के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएंगे तो वो किसकी तरफ इंडिकेशन देंगे, वो नल वेक्टर की तरफ इंडिकेशन देंगे। क्लियर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हमने क्या देखा, नल वेक्टर कहाँ पे पाए जाते हैं, जो अलग अलग मैंने एग्जाम्पल लिखे, जैसे बॉडी एट रेस्ट वेलोसिटी वेक्टर नल वेक्टर होगा, और बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर नल वेक्टर होगा। बॉडी इज एट रेस्ट तो उसका पोजीशन वेक्टर नल वेक्टर होगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से नल वेक्टर कब बनेगा, जब दो वेक्टर एक दूसरे के इक्वल हों और हम उनका सब्ट्रैक्शन निकाल रहे हो तो वो नल वेक्टर आएगा। उसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया, अगर हम दोनों का सब्ट्रैक्शन निकालेंगे तो नल वेक्टर आएगा। बट नल वेक्टर में नल क्या चीज़ है, मैग्नीट्यूड इज नल। अगर हम यहाँ पे बात करें कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसा हो कि म्यू इक्वल टू माइनस लेमडा हो और हम ऐसे वाले एक्सप्रेशन को ऐड करें, तब भी हमें क्या मिलेगा, तब भी हमें नल वेक्टर मिल रहा होगा। तो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से भी नल को समझा और अलग अलग चीज़ों के हिसाब से भी नल वेक्टर को समझते हैं। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर की कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी हम समझने की ट्राई करते हैं कि वो क्या होती हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर समझना, पहला पॉइंट क्या लिखा है, व्हेन अ वेक्टर इज एडेड टू जीरो और व्हेन अ वेक्टर इज एडेड टू जीरो वेक्टर वी गेट द सेम वेक्टर। जैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर है, समझना ध्यान से, हमारे पास एक वेक्टर है जिसका नाम है एक्स वेक्टर। एक्स क्या चीज है, कुछ भी हो सकता है, ये फोर्स हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कुछ भी है। इसको हम ऐड कर देते हैं नल वेक्टर, नल वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर के साथ, इसके साथ ऐड कर दिया, क्या मिलेगा फाइनली हमें, वी विल गेट द सेम वेक्टर। मतलब किसी वेक्टर में नल वेक्टर ऐड करो तो क्या मिलेगा फाइनली वही का वही वेक्टर मिलेगा। चलो खत्म हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, व्हेन अ रियल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो वेक्टर वी गेट द जीरो वेक्टर। ऑब्वियस ही बात है, हमारे पास एक था जीरो वेक्टर और इसमें हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें, कुछ मल्टीप्लाई क्या, मल्टीप्लाइड बाय 2, क्या मिलेगा बेटा, अभी भी क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा। ये दो अलग अलग प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो वी गेट जीरो वेक्टर। ऑब्वियस ही बात है, मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर है, ए इज एनी वेक्टर और इसको हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, बाय जीरो, व्हाट डू वी गेट, वील गेट दिस जीरो। अच्छा कुछ और समझना, अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो कुछ ऐसा कि लेमडा ए इक्वल टू म्यू बी, जहां पे साफ साफ लिखा होगा कि लेमडा और म्यू सेम नहीं है। ये हमसे बोला गया कि एक हमारे पास एक्सप्रेशन है लेमडा ए इक्वल टू म्यू बी और लेमडा और म्यू आपस में सेम नहीं है। ये सही तब हो सकता है जब ए और बी दोनों नल वेक्टर होंगे। कारण ये सेम नहीं है, अगर ये सेम नहीं है तो इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल सेम नहीं आ सकता। वो सेम केवल एक केस में आएगा जब ये भी जीरो हो ये भी जीरो हो। अगर ये जीरो होगा तो इसको मल्टीप्लाई करके ये जीरो बन जाएगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। सो क्या लिखा है कि अगर लेमडा ए इक्वल टू म्यू बी, जहां पे लेमडा एंड म्यू आर नॉट इक्वल, तो यहां पे क्या लिखा, इज करेक्ट इफ ए एंड बी आर नल वेक्टर्स। क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार 1 मार्क और 2 मार्क में कभी हम प्रॉपर्टीज, कभी अलग अलग तरह की चीजें नल वेक्टर के केस में पूछ ली जाती हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। क्लियर। सो इट वाज ऑल अबाउट दी नल वेक्टर। अभी हम देखते हैं वेक्टर की कुछ और प्रॉपर्टीज। वेक्टर की प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। बेटा थोड़ा समझने की ट्राई करो। सपोज करो हमारे पास एक वेक्टर है। जब मैं एक वेक्टर बोलता हूं तो आपको बात समझ में आ जाती है ना। एक वेक्टर मतलब वो फोर्स हो सकता है, वो वेलोसिटी हो सकती है, वो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वो कोई भी चीज हो सकती है जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वी आर नॉट एक्सप्लेनिंग डायरेक्टली कि विच वेक्टर क्वांटिटी वी आर डीलिंग विथ राइट नाउ, बट अभी हम बात क्या कर रहे हैं कि बस एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड सपोज करो दैट वेक्टर क्वांटिटी इज, ये वेक्टर है और इस क्वांटिटी को हमने क्या बोल दिया, ए बोल दिया। क्लियर हो गया। अच्छा सपोज करो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। कितने से, 2 से। तो क्या ये सेम रहेगा, सेम नहीं रहेगा यार। डायरेक्शन तो सेम रहेगी बेटा, डायरेक्शन सेम रहेगी, क्योंकि मान लो ये चीज है 10 ईस्ट और 10 में 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बट ईस्ट का वेस्ट तो नहीं बन जाएगा ना, ईस्ट ही रहेगा। इसका मतलब अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 2a वेक्टर। ये सेम वेक्टर है कि न्यू वेक्टर है, बेटा ये न्यू वेक्टर है। अब हम क्या बोल सकते हैं, ये न्यू वेक्टर है तो जो ये वाला एरो होगा ये पहले वाले से कितना हो जाएगा, पहले वाले से कोई डबल हो जाएगा। लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी, डायरेक्शन सेम रहेगी। कैसी रहेगी, सेम रहेगी। चलो कुछ और बातें करते हैं। आप इमेजिन करो
कि हमारे पास एक वेक्टर था ए वेक्टर, और अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय -2। यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर रहा था? 2 से। अब हम कर देते हैं बाय -2। जैसे तो -2 से करोगे तो पहली बात तो ये ए वेक्टर 2 टाइम्स डबल बड़ा हो जाएगा। डबल होगा साथ साथ में कैसा होगा? सेम डायरेक्शन में कि रिवर्स हो जाएगा? बेटा ये रिवर्स हो जाएगा कुछ ऐसे। और अब हम इसको क्या बोलेंगे? -2a वेक्टर। हमारे पास एक वेक्टर है, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, ये कैसा हो गया? ये रिवर्स हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन बदल गई लेकिन मैग्नीट्यूड भी पहले से क्या हो गया? डबल हो गया। एक और बात, अगर हम इसको रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट में कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि रियल नंबर में कोई यूनिट नहीं होती। जो इसकी यूनिट होगी वही उसकी यूनिट आएगी। तो हम एक काम करते हैं, एक जनरल केस पढ़ते हैं। जनरल केस पढ़ते हैं ऐसे कि केस 1 ऐसे बोल देते हैं, केस 1, इफ a vector is a vector, और उसके बाद when it is multiplied by number और रियल नंबर lambda, then अगर हम इसको lambda से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ये क्या बन जाएगा? lambda ए वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मैग्नीट्यूड चेंज्ड, यूनिट के बारे में क्या समझते हो? यूनिट इज सेम। ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने बेटा रियल नंबर से मल्टीप्लाई करा, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा। लेमडा एक नंबर है, नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू उतने टाइम्स बढ़ गई। मतलब नंबर ये 10 है तो ये 10 टाइम्स बढ़ गया, बट यूनिट थोड़ा ना चेंज होगी, क्योंकि नंबर में कोई यूनिट नहीं थी। जो यूनिट एक ही होगी वही इस लेमडा एक ही यूनिट आएगी। मैग्नीट्यूड चेंज्ड, कॉमा यूनिट इज सेम एंड डायरेक्शन इज ऑल्सो कैसा होगा? सेम होगा। बात समझ में आ गया? ये है केस 1। अगर हम बात करें केस 2 की, केस 2 और केस 2 है कि अब हम क्या करते हैं? सेम चीज लिखी है कि a is multiplied by माइनस लेमडा। मतलब अभी भी हमने नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा, लेकिन कैसा हो गया बेटा? आपकी बारी नेगेटिव हो गया, तो ये क्या बन जाएगा फाइनली? ये बन जाएगा माइनस लेमडा ए। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड सेम है कि चेंज हो गया? मैग्नीट्यूड चेंज। और डायरेक्शन के बारे में क्या सोचते हो? डायरेक्शन इज सेम और चेंज्ड। ये भी कैसी हो गई? चेंज्ड हो गई। क्लियर? तो अगर हम किसी वेक्टर को एक रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो रियल नंबर पॉजिटिव है, कैसा है? रियल नंबर अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहती है लेकिन मैग्नीट्यूड बदल जाता है। अगर वो रियल नंबर नेगेटिव है तो मैग्नीट्यूड भी बदलता है और डायरेक्शन भी बदलती है। लेकिन दोनों केसेस में यूनिट कैसी रहती है? यूनिट फिजिकल क्वांटिटी की सेम रहती है। लेकिन आप सोचो कि अगर हम किसी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें, स्केलर इज नॉट नंबर, स्केलर कैन बी एनीथिंग, स्केलर कैन बी स्पीड, कैन बी डिस्टेंस, कैन बी मास, कैन बी टाइम। तो मान लो हमारे पास एक वेक्टर है और उसको हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड भी बदलेगा, डायरेक्शन सेम रह सकती है। अगर स्केलर इन जनरल पॉजिटिव लेते हैं हम, क्लियर? तो डायरेक्शन सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड चेंज होगा और फिर यूनिट भी कैसी हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो कोई तुमसे अगर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछे कि हमने एक वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करा और फिर उसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करा, दोनों में क्या फर्क है? तो तुम बोलोगे सर सिंपल सा आंसर है, व्हेन वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय रियल नंबर इट्स मैग्नीट्यूड विल चेंज बट यूनिट रिमेन सेम। फुल स्टॉप। दूसरे केस में क्या लिखोगे? व्हेन वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर देन मैग्नीट्यूड चेंजेस। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो डायरेक्शन रिमेन सेम बट यूनिट ऑल्सो चेंजेस। क्लियर? ये बातें हमने ध्यान रखनी है। तो रियल नंबर में और यूनिट स्केलर में थोड़ा सा फर्क होता है। सो इट वॉज अबाउट मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर विद सम रियल नंबर। परफेक्ट हो गया यहां तक? बहुत अच्छी बात है। अभी हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर।
वेक्टर का एडिशन क्या चीज़ होता है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा रुक के समझाऊंगा। पहले मैं थोड़े से डेमो करवाता हूँ। डेमो करते हैं। मेरा एक दोस्त है, फ्रेंड है, उसका नाम है अमित कुमार, और ये अमित कुमार का घर है, जी फॉर घर। और जहाँ पे वो रहता है ना, वहाँ पे अमित कुमार का एक पार्क है, पी फॉर पार्क। अमित कुमार सुबह सुबह क्या करता है कि उसके घर के सामने से ना घर के सामने से ऐसे रोड निकलता है, ऐसे, ये ऐसे, और फिर ये रोड ऐसे ऐसे टर्न हो जाता है इस तरफ, लाइक ऐसे ऐसे कुछ टर्न हो जाता है। तो अमित कुमार सुबह सुबह हेल्थ कॉन्शियस है ना, तो वो पार्क जाता है घूमने के लिए। कैसे जाता है? अब देखो, डायरेक्ट तो अमित कुमार जा नहीं सकता है, ऐसे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। यहाँ बहुत सारे घर हैं, लोगों की छतों के ऊपर से जाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, तो वो नहीं जाएगा, है ना, अच्छा बच्चा है। तो वो क्या करेगा, वो पहले इधर को जाएगा, मतलब यहाँ से चलेगा, और वो यहाँ से जाते जाते वो पहले यहाँ पहुँच जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कुछ डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या बोले, इसको जी बोल देते हैं, इसको क्यू बोल देते हैं। क्लियर? और यहाँ पे हम लिखते हैं कि जी क्यू इज द फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट क्यों बोला? फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट इसलिए बोला क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। आपने बोला वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने भी बोला वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है यहाँ तक, उसके बाद इसकी डायरेक्शन बदलने वाली है, और जब डायरेक्शन बदल जाती है तो चीज़ें सेम नहीं रहती, बदल जाती हैं। तो जब वो पार्क तक पहुंचेगा तो उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? वो 2 बार अलग अलग डिस्प्लेसमेंट करता है। अमित कुमार पहले घर से जी से चल के क्यू तक जाता है, उसके बाद एक टर्न लेता है, उसके बाद दोबारा से डिस्प्लेस होता है, फिर वो पार्क पहुंचता है। तो जी क्यू इज फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट। और इसको हम बोल दें कुछ S1 बोल दें तो कैसा रहेगा? सही रहेगा। S1 क्या चीज़ हो गया? पहला डिस्प्लेसमेंट हो गया। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वो Q तक पहुंचने के बाद फिर दोबारा से लेफ्ट टर्न लेता है, और फिर वो P तक जाता है, P तक चला जाता है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं QP इज सेकेंड डिस्प्लेसमेंट। क्या है बेटा? QP सेकेंड डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या हम S2 नाम दे दें? चलो दे देते हैं, बहुत अच्छी बात है, पक्का। लेकिन अब सच बात यह है कि वो 2 बार डिस्प्लेस हुआ, पहले इधर डिस्प्लेस हुआ, फिर इधर डिस्प्लेस हुआ। जब हमने पूछा अमित कुमार से कि तुम्हारा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो बोला पता क्या है, पहले मैं यहां था, अब मैं यहां हूं। सो हाउ मच इज टोटल डिस्प्लेसमेंट? याद है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट। और बेटा ये क्या है? ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम S बोल देते हैं। तो यहाँ पे लाइन लिखते हैं। तो लाइन कैसे लिखेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट इज GP, और इसको हम क्या मान लेते हैं? इसको हम S मान लेते हैं। क्लियर हुआ? अब तुम सुनो लैंग्वेज। पहले मेरे पास 2 रुपए थे, फिर किसी ने 3 रुपए और दे दिए, मेरे पास टोटल कितने हो गए? 5। कैसे करा हमने? बहुत आसान है, 2 + 3 करके टोटल कर दिया। ऐसे कर दिया ना? चलो बहुत अच्छी बात है। पहले मेरे पास 5 kg गोल्ड होता था, किसी ने 10 kg गोल्ड और दे दिया। गोल्ड 10 kg काफ़ी ज़्यादा दे दिया, लेकिन चलो दे दिया। अब टोटल गोल्ड मेरे पास कितना हो गया? पहले वाला और अब वाला दोनों मिला के 15 हो गया। करा क्या हमने? ऐड करा। बट ये बेटा कौन सा वाला एडिशन है? ये वेक्टर एडिशन है कि स्केलर एडिशन है? ये स्केलर एडिशन है। बहुत आसान होता है, बचपन से हम करते आ रहे हैं। 2 रुपीज़ + 5 रुपीज़ = 7 रुपीज़, ये हमें सब आता है। लेकिन ये भी एडिशन है, लेकिन ये स्केलर एडिशन है। यहाँ क्या होने वाला है? यहाँ भी एडिशन होने वाला है। कोई बच्चा कहेगा सर एडिशन कहाँ से आ गया? बताता हूँ। पहले मैं इतना डिस्प्लेस हुआ, फिर मैं इतना और हुआ। जब मैं ऐसी लैंग्वेज यूज़ करता हूँ ना, पहले मेरे पास इतने रुपए थे, फिर इतने रुपए और आ गए। ये लैंग्वेज किसकी है? सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के एडिशन। ये एडिशन की है। दोबारा सुनो, पहले मैं इतना डिस्प्लेस हुआ, फिर मैं इतना और हो गया। बताओ टोटल कितना हो गया? टोटल में इतना हो गया। सो व्हाट इज दिस? दिस इज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज थोड़ा सा और डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज व्हाट? फाइनल डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब अगर हमने जो पहले डिस्प्लेसमेंट करा था उसमें इस वाले को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? वो ये आ जाएगा। बट ध्यान रखो, स्केलर एडिशन नहीं कर सकते, कारण ये वाली लंबाई प्लस ये वाली लंबाई इक्वल टू ये वाली लंबाई नहीं होगी।
क्योंकि जब लेंथ की बात मैं करता हूं तो वो स्केलर एडिशन है, मतलब दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ इज नॉट इक्वल टू दिस लेंथ। हाँ, लेकिन एक चीज क्लियर है, एक चीज क्या क्लियर है, ये वाला था S1 वेक्टर और ये था S2 वेक्टर। एक चीज क्लियर ये है कि S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर इज इक्वल टू S वेक्टर। आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बताऊं क्या है? दिस नॉट आंसर, जो सामने लिखा है ये आंसर नहीं है, ये केवल रिप्रेजेंटेशन है। अंडरस्टैंड करना, रिप्रेजेंटेशन का मतलब, रिप्रेजेंटेशन समझाता हूं। यहां क्या हो रहा है इस जगह पे कि दो वेक्टर हैं, पहले वाले वेक्टर को हमने S1 बोला, दूसरे वाले को S2 बोला, फाइनल वाले को S बोला। यहां दो वेक्टर्स का एडिशन हो रहा है, जिससे क्या मिल रहा है, हमें रिजल्टेंट मिल रहा है। ध्यान रखना, इट डज नॉट मीन, गलत मत समझ लेना, इसका ये मतलब नहीं है S1 प्लस S2 इज नॉट इक्वल टू S। बार बार मैं एम्फेसिस कर रहा हूं यहां पे S1 प्लस S2 S नहीं है, बट S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर इक्वल टू S वेक्टर है। ये एक्चुअल आंसर होता है। ये आंसर होता है ना कि सर समथिंग प्लस समथिंग इक्वल टू दिस, यहां पे ऐसा हो नहीं रहा। यहां पे हम आंसर भी नहीं बता रहे, हम लोग ये नहीं बता रहे कि आंसर कितना आएगा, हम लोग केवल ये बता रहे हैं कि यहां पे दो वेक्टर को आपस में जोड़ा जा रहा है, जिससे एक रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है। इस रिजल्टेंट का आंसर कितना होगा अभी तक हमें ये नहीं पता, ये हम निकालना सीखेंगे थोड़े टाइम बाद। अभी मैं केवल आपको डिपिक्ट करना सिखा रहा हूं कि अगर दो वेक्टर होंगे उनको हम आपस में ऐड करेंगे तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। चलो फिर शुरू करते हैं। मेरा दोस्त अमित कुमार पहले यहाँ से गया, उसको हम बोलेंगे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, फिर वो यहाँ गया, उसको बोलेंगे हम सम मोर डिस्प्लेसमेंट, और वो टोटल कितना पहुँच गया, इतना पहुँच गया, दैट्स कॉल्ड टोटल डिस्प्लेसमेंट। मैंने अमित कुमार से बोला तुम्हारा कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, बोला इतना हो गया। मैंने कहा ये कहाँ से आया, बोला ये दो टुकड़ों से आया, पहले पार्ट में मैं इतना डिस्प्लेस हुआ, फिर दूसरे पार्ट में इतना डिस्प्लेस हुआ, टोटल इतना हुआ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, दोनों को ऐड कर दो, उसने ऐड कर दिया। इसको हम बोलते हैं क्या, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। फिर सुनो, अब हम S1 S2 की बात नहीं करते, अब हम दो अलग अलग वेक्टर की बात करते हैं। सपोज करो हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर का नाम है A, दूसरे का नाम है B। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा ये, यस नो, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। अभी अभी तो समझाया था। तो कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे R इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अगेन सुनो, हमारे पास है एक वेक्टर A और हमारे पास है एक वेक्टर C, और फिर हमने सॉल्व करा तो ये क्या चीज़ आ जाएगा, ये आएगा कुछ, इसको R डैश मान लेते हैं। यहाँ पे भी क्या रिलेशन आएगा, यहाँ पे भी सेम रिलेशन आएगा कि हम यहाँ पे दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, एक का नाम A है, एक का नाम C है, उसका रिजल्टेंट कितना आ रहा है, R डैश आ रहा है। बात ध्यान से समझना, दोनों जगह ऊपर वाले रिलेशन और नीचे वाले में हमने क्या लिखा है, हम लोग ने लिखा दिस प्लस दिस इक्वल टू, और इसमें भी क्या लिखा हम लोग ने, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। लिख तो हम सेम रहे हैं, लिख सेम रहे हैं कि समथिंग प्लस समथिंग इक्वल टू समथिंग, बट दोनों केसेस में आंसर डिफरेंट आएगा। आंसर डिफरेंट आने का मतलब यहाँ भी दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं और थर्ड आ रहा है, यहाँ भी दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं और थर्ड आ रहा है, लेकिन जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर अलग अलग टाइप से आएगा। जब हम फॉर्मूला पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी मैं आपको इतना समझा रहा हूँ कि हम ये चीज़ केवल ये शो कर रहे हैं कि दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक हो गया। जब हम एडिशन करते हैं तो एडिशन दो तरह के होते हैं, एक का नाम होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक का नाम होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और एक का नाम होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो वेक्टर एडिशन बहुत अलग अलग टाइप से करे जाते हैं, वो हम एक के बाद एक सारे के सारे पढ़ते रहेंगे। तो अभी हम देखते हैं थोड़ी सी थ्योरी जो मैंने लिखवाई हुई है, तो आप इसको देखो। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, the resultant of two or more vectors is that single vector which produces the same effect as the individual vectors together would produce। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, मैं समझा देता हूं। पहले मैं अपने घर से इधर गया, फिर मैं इधर गया। अगर मैं आपसे बोलूं मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा तो आंसर आएगा ये प्लस ये, लेकिन डिस्टेंस तो स्केलर होता है, हम स्केलर नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में मैं आपसे डिस्टेंस की बात नहीं करूंगा, वो खराब हो जाएगा काम, क्योंकि वो स्केलर है। मैं किसकी बात करूंगा, डिस्प्लेसमेंट की। अब कहानी सुनो, पहले मैं इतना डिस्प्लेस हुआ, फिर मैं इतना डिस्प्लेस हुआ, टोटल कितना डिस्प्लेस हुआ, टोटल में इतना डिस्प्लेस हुआ।
आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। अभी जो लैंग्वेज लिखी है ऊपर उसको पढ़ते हैं। रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, यहाँ पे मोर हटा देते हैं, अभी हम टू की बात करते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज दैट सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज द इंडिविजुअल वेक्टर्स टुगेदर वुड प्रोड्यूस। सुनो, इस वाले डायग्राम में एक्चुअली टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये वाला, और ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है इसको हम बोलेंगे सिंगल वेक्टर। क्या बोलेंगे? सिंगल वेक्टर। और ये सिंगल वेक्टर कितने के बराबर है? इसके और इसके बराबर है। इसका मतलब हुआ कि दिस डिस्प्लेसमेंट प्लस दिस डिस्प्लेसमेंट, या तो हम इंडिविजुअली सॉल्व करें, ये डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, फिर ये डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, और कोई हमसे बोले टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो टोटल तो यही आएगा। इसका मतलब हम इन दोनों का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट निकाल के सम करेंगे तब भी इतना आएगा, या फिर इन दोनों को हटा दें और केवल ये वाला वेक्टर बना दें तब भी सेम आएगा। तभी तो इसने लिखा है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज दैट सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज इंडिविजुअल वेक्टर्स वुड टुगेदर। मतलब ये दोनों मिलके जितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेंगे वो कितना होगा? वो इतने के बराबर ही होगा, और ये दोनों का रिप्लेसमेंट होगा। दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आई थिंक जो अभी समझा रहा था पीछे वो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय 3 डिफरेंट मेथड्स। वेक्टर को हम 3 अलग अलग तरीके से ऐड कर सकते हैं। पहला तरीका है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और थर्ड है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये सारी की सारी चीज़ें बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करने वाले हैं। तो अभी हम पहले देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, तो ये समझने से पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। अगेन, मैं अपने घर से निकला और मैं इतना डिस्प्लेस हुआ, इसको बोलते हैं पहला वाला डिस्प्लेसमेंट, ए वेक्टर। उसके बाद में इधर को डिस्प्लेस हुआ, दिस इज कॉल्ड सेकेंड वेक्टर, दैट इज बी वेक्टर। somebody says how much is total displacement, तो आंसर आएगा this is the total displacement. Can you understand? क्या आपको नहीं लग रहा है ट्रायंगल बन गया? बिल्कुल बन गया। ट्रायंगल में होती हैं 3 साइड्स, बिल्कुल होती हैं। एक साइड एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी साइड दूसरे वेक्टर को, और तीसरी साइड किसको रिप्रेजेंट कर रही है? रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। किसको बेटा? रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो क्या लिखा है यहाँ पे? if two vectors can be represented both in magnitude and direction by two sides of triangle। two sides कौन सी हैं? ये और ये। if two vectors, जहाँ पे two vector क्या है? A और B। if two vectors can be represented in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in same order, then their resultant is represented completely both in magnitude and direction by third side of the triangle taking in opposite order। ये opposite order का क्या मतलब है? इसे समझो, ये ऐसे है, ये ऐसे है, फिर ऐसे है। अगर मैं साइक्लिक ऑर्डर में बनाता तो ये थर्ड वेक्टर किधर को होता? एरो नीचे को होता। दिस कॉल्ड साइक्लिक ऑर्डर। दोबारा समझाऊं, राइट साइड अप साइड। अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में बनाते तो कहाँ पे होता? ये डाउन साइड होता, तब ये साइक्लिक ऑर्डर में बनता। लेकिन जो थर्ड वेक्टर आ रहा है उसका ऑर्डर मैंने सेम लिया कि ऑपोजिट लिया? ऑपोजिट लिया है। इसका मतलब 2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो ऑपोजिट ऑर्डर में ज्वाइनिंग होगा, फर्स्ट और लास्ट के बीच में, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट के बीच में ज्वाइनिंग होगा। क्लियर हो गया है? कुछ और बातें, जब भी हम किसी वेक्टर की बात करते हैं ना, वेक्टर एडिशन की बात करते हैं, तो हमारे पास ये फर्स्ट वेक्टर होता है, इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। ये हमारे पास मान लो सेकेंड वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये अगेन क्या होगा? टेल, और ये अगेन क्या होगा? हेड। अगर कोई हमसे कहता है कि इन दोनों वेक्टर को हमने ऐड करना है, तो ऐड करने का तरीका ये होता है कि हम सबसे पहले वाला वेक्टर प्लॉट कर लेते हैं, फिर दूसरे वाले वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करते हैं, और इस बात का ध्यान रखते हैं कि इस वाले वेक्टर का डायरेक्शन बदलने ना पाए, और हम ऐसा ज्वाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ।
तो जब भी हम कभी दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे होते हैं तो हम क्या ध्यान देते हैं, सपोज करो हमारे पास ये वेक्टर है ए वेक्टर एंड रेंडमली वी हैव दिस एज बी वेक्टर, और कोई कहता है इन दोनों को ऐड करो। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि सपोज करो आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करी और आपने बोल दिया ये एंगल थीटा है। व्हाट इज थीटा मीन्स व्हाट? थीटा मीन्स दिस डायरेक्शन इज सेम डायरेक्शन and this is another direction. So what is theta? Theta is angle between a vector and this vector, क्योंकि a vector राइट डायरेक्शन में और ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? थीटा। इसका मतलब थीटा इज व्हाट? थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो क्या करते हैं हम सबसे पहले, कोई कहता है इसको ऐड करो, तो हम सबसे पहला काम करते हैं कि हम a वेक्टर को एज सच प्लॉट कर देते हैं। एज सच प्लॉट कर दिया मतलब डायरेक्शन भी सेम और इसकी लेंथ भी सेम, सारा कुछ कर दिया एज सच। अब हम एक काम करते हैं, बी के डायरेक्शन को चेंज नहीं होने देते, मतलब वी डू नॉट अलाउ बी टू चेंज इट्स डायरेक्शन, बट वी ज्वाइन टेल ऑफ बी वेक्टर विद हेड ऑफ ए वेक्टर, कीपिंग डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर्स सेम, कीपिंग डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर्स सेम। So how do we do this? We just join B like this, और क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं, कीपिंग इन माइंड कि ये कितना होना चाहिए, ये थीटा होना चाहिए, और इस वाले वेक्टर को क्या बोलते हैं हम? B वेक्टर। आपको समझ आ गया? नाउ दिस इज फर्स्ट वेक्टर, दिस इज सेकेंड वेक्टर, एंड द प्रोसीजर जो हम फॉलो कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू डू एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्लियर हो गया? अभी कोई तुमसे बोलेगा इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा? वो होगा फर्स्ट वाले वेक्टर के टेल से फर्स्ट वाला यहां पे कौन था? ए। फर्स्ट वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर ज्वाइन करते हैं ऐसे। दिस वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। और क्या लिख रहे होते हैं हम? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है? ये हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देख लिया। अब सवाल ये है कि जो एडिशन आएगा इसका मैग्नीट्यूड, सी एवरी वेक्टर हैज, मतलब ये जो आर वेक्टर आ रहा है इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, और डायरेक्शन भी होगी। तो अगर हम सच में निकालना चाह रहे हैं कि आर कैसे निकलेगा और क्या होगा, तो हमें आर का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा और डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हम पढ़ते हैं कुछ और, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम यहां पे लिखते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं हम। तो उसमें हम लोग अब क्या करते हैं, हम सेम बात करते हैं। सपोज करो हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक का नाम है ए और एक कहीं भी रेंडमली ऐसे पड़ा हुआ है ऐसे, इसका नाम है बी, बट ये इस डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है कि थीटा एंगल बना रहा है। कोई बोलता है इनका एडिशन कैलकुलेट करो, तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले एरो बना देते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट वाला वेक्टर प्लॉट करना है, कर दिया सेम डायरेक्शन। उसके बाद इससे एक लाइन आगे बढ़ा देंगे, बढ़ा दिया। अब इसके साथ हमने दूसरे वाले वेक्टर को ज्वाइन कराना है, कीपिंग डायरेक्शन सेम, मतलब इसको हम बोलेंगे सेकंड वेक्टर और ये एंगल थीटा था तो इसको हम थीटा ही बोलेंगे। क्लियर हो गया शायद। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट क्या होगा, फर्स्ट के टेल से दूसरे वाले के हेड तक ज्वाइन करा देंगे, दैट इज कॉल्ड आर वेक्टर। क्लियर? ये अभी हमने पहले भी पढ़ लिया था। क्लियर है? अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, आर वेक्टर का मतलब हुआ बेसिकली, सी हमें क्या क्या गिवन होगा, इनिशियली हमें ये गिवन होगा, हमें ये भी गिवन होगा और एंगल भी पता होगा। तो निकालना क्या है, हमने ये निकालना है। इसमें क्या क्या निकालना है, इसमें मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है, और दोनों अलग अलग निकालेंगे हम। तो एक और चीज़ है, इस एंगल को हम कुछ मान लेते हैं, लेट से अल्फा, और ये अल्फा थीटा से छोटा होगा, साफ दिख रहा है, थीटा के बराबर नहीं होगा। इसको हम बोल देते हैं समथिंग ओ ए, और दिस इज कॉल्ड समथिंग पी, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं यहां तक, एंड दिस कॉल्ड समथिंग क्यू।
क्लियर? अब हम लाइन लिखते हैं, ड्यूरिंग एडिशन we can calculate magnitude of r vector that is, ये याद आया? अभी हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था, काफ़ी पहले पढ़ा था, जब मैंने आपको बताया था, या लास्ट लेक्चर में इनफैक्ट बताया था आपको कि r का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसको हम ऐसे शो करेंगे। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पैरेलल बार में शो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉड और मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर। हमें ये चाहिए। और ध्यान रखना, दिस थिंग जो आपके सामने बना हुआ है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा। और मैग्नीट्यूड का मतलब आपको याद है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ ऑफ वेक्टर, लेंथ ऑफ ओपी, इजंट इट? आर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ओपी का लेंथ होगा। ओपी का लेंथ जितना ज़्यादा होगा, आर का मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा होगा। और अब एक चीज़ हमें साफ साफ दिख रही, जो ओपी का लेंथ होगा वो क्या आएगा? वो आएगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अंडर रूट ऑफ ओ क्यू का स्क्वायर, ध्यान से समझो, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, पी क्यू का स्क्वायर। आई थिंक क्लियर है? नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट इज ओ क्यू? व्हाट इज ओ क्यू? ओ क्यू इज ओ ए प्लस ए क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू पी और पी क्यू का होल स्क्वायर। आई होप यहां तक क्लियर है। ध्यान से समझ लो यहां पे क्या क्या लिखा है। यहां पे लिखा है OP, यहां पे लिखा है OP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ OA प्लस सी OA प्लस AQ प्लस AQ होल स्क्वायर प्लस QP होल स्क्वायर। नाउ लेट अस एग्जामिन। OP मीन्स क्या? OP मीन्स मॉड्यूलस ऑफ R। OA मीन्स क्या? मॉड्यूलस ऑफ A। हाउ कम? ये कैसे हो गया? क्योंकि हमें मालूम है ये जो लेंथ होगी वो क्या होगा, वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। और उसको कैसे दिखाएंगे हम? मॉड ऑफ A। अच्छा, क्लियर हो गया। एक और बात, AP क्या चीज़ है? देखो यहाँ पे AP क्या चीज़ होगा? B का मॉड्यूलस आएगा। आई थिंक क्लियर है ना, क्योंकि ये B है ना, ये B का मॉड्यूलस आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AP इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ B। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल, हम इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, इस वाले ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल AQP, इन ट्रायंगल AQP साइन थीटा, जस्ट चेक करो, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर? लुक एट दिस, परपेंडिकुलर इज PQ डिवाइडेड बाय AP। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस इज PQ डिवाइडेड बाय AP। यहाँ से PQ कितना आएगा? PQ इज इक्वल टू AP साइन थीटा। नाउ व्हाट इज AP? AP अभी अभी लिखा था हम लोगों ने, AP लिखा है ये वाला। सो दिस इज व्हाट मॉड ऑफ B साइन थीटा। तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया PQ। क्लियर हो गया? एक और काम करते हैं, हम दोबारा से बात करते हैं ट्रायंगल APQ में। अगर हम इसमें बात करें फिर से, अभी हमने साइन लिखा था, अब हम लिखते हैं कॉस, एंड कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस? बेस इज AQ, सो वी राइट इट AQ अपॉन AP। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी AQ अपॉन AP। सो व्हाट इज AQ? AQ is AP cos theta. Now what is AP? AP was mod B into cos theta. I think इतना क्लियर हो गया। हमने क्या क्या निकाल लिया? सुनो, हमें OA मालूम है, यस वी नो। क्या हमें AQ मालूम है? AQ चेक करो, यस वी नो। क्या हमें QP मालूम है? QP और PQ, यस वी नो। हमें सब कुछ मालूम है। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या हमें OP मालूम है? OP, यस OP वी नो। तो हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसको सॉल्व में। यहाँ पे जगह बनाता हूँ थोड़ी सी, हम इसी जगह सॉल्व करते हैं। हम OP को क्या लिखेंगे? देखो, OP को हम लिखेंगे मॉड R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखो, OA इज मॉड A प्लस AQ इज मॉड B cos थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज QP?
QP इज मॉड बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया। अब हम इसको करते हैं ओपन। नाउ दिस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस इज समथिंग a प्लस बी होल स्क्वायर, है ना। ये क्या आएगा, ये आएगा मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड a मॉड बी कॉस थीटा प्लस ये चीज़ आएगा ना, प्लस क्या लिखेंगे, प्लस मॉड बी साइन थीटा होल स्क्वायर। क्लियर। हम एक चीज़ जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। सो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, अंडर रूट ऑफ मॉड ए होल स्क्वायर प्लस मॉड बी होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। This is what the resultant of two vectors. पॉज करो, इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को अच्छे से देखो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा सम अप करता हूं, मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया, तो मैं सम अप ये कर रहा हूं। मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक का नाम है a, सेकेंड इज b, एंगल इज थीटा, रिजल्टेंट वुड बी r। मान लो ये एंगल बन रहा है अल्फा। कोई आपसे कहता है आर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे अंडर रूट ए का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसका स्क्वायर प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा इज आर आंसर। और ये हमारे पास रिजल्टेंट का वैल्यू निकल के आएगा। इट वॉज अबाउट द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे खूब सारी, फिर आपको ये टॉपिक ग्रिप में आ जाएगा। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।